हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मिशन HPPSC विद APK में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंचायत सेक्रेटरी 2021 का पार्ट 3, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो आपको पार्ट 1 और 2 के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे। वहां पर क्लिक करके आप पार्ट 1 और 2 देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1951 में। मैं आपको बता दूं कि 1951 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है कुल 36 सीटों के लिए लड़े गए थे, जिसमें से 24 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी, 24 स्थान, और 8 जो है इंडिपेंडेंट चुन के आए थे। उनमें से 24, 8 और एक जो है वो SCF अर्थात शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से आया था एक स्थान, और 3 जो है वो KMPP अर्थात कामगार मजदूर पीपल्स पार्टी से आए थे चुन के। ठीक है, तो YS परमार जो है कांग्रेस के ये पहले CM बने थे हिमाचल प्रदेश के, और इनके साथ 2 मंत्री बने थे जिनका नाम था पद्मदेव और गौरी प्रसाद। कई बार यहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो जो हमारे पहले CM बने हैं YS परमार जी, इन्हें शपथ दिलाई थी उपराज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने 24 मार्च 1952 को। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद 1954 में जब 5वां जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, तो उसकी 5 सीटें और जुड़ गई, तो 36 से 41 सीटें हो गई थी टोटल विधानसभा की। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अरविंद बोबड़े, NV रमन्ना, दीपक मिश्रा, तीर्थ सिंह ठाकुर। तो इसका राइट आंसर है NV रमन्ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, इनके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो अन्य की नियुक्तियों का प्रावधान किया गया है। और जो अनुच्छेद 217 है, इसके अंतर्गत हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मोस्टली जो 214 से 237 तक जो है ये राज्य न्यायपालिका के बारे में हमें बताते हैं अनुच्छेद। ठीक है, तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे HJ कानिया जी, और अभी जो हैं 48th वो हैं NV रमन्ना जी। तो अगर बात की जाए शरद अरविंद बोबड़े की, तो ये भी ये क्या है, जज हैं, और ये NV रमन्ना से पहले जो है 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो कि 2019 से अप्रैल 2021 तक रहे। उसके बाद आगे NV रमन्ना जी। और अगर बात की जाए जस्टिस दीपक मिश्रा की, तो ये भी इंडियन कोर्ट में 45th चीफ जस्टिस रह चुके हैं 2017 से 2018 तक। और तीर्थ सिंह ठाकुर जी, ये 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, तो करंट जो NV रमन्ना ये 48th मुख्य न्यायाधीश हैं। और हाँ, साथ में एक और कॉलेजियम वर्ड आता है। कॉलेजियम वर्ड बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कॉलेजियम। तो ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? एक्चुअल में ये है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की जो प्रणाली है, उसे कॉलेजियम कहा जाता है। राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है 42nd 42वां संवैधानिक संशोधन, ये जो 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। एक्चुअल में इससे जो स्वर्ण सिंह समिति है, इसकी सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया था इस संशोधन के बाद। इसे लघु संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संशोधन के बाद जो है बहुत सा उलटफेर या फिर बदलाव या नए शब्द जो हैं जोड़े गए थे। तो जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे प्रश्न आ जाता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है कौन से संविधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है जोड़े गए? तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधानिक संशोधन के तहत। 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। राइट। फिर जो हमारे जो 11 मूल कर्तव्य हैं, इन्हें ये भी जो है इसी संशोधन के तहत जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहले 10 थे, फिर बाद में 11 हुए थे। ठीक है, और साथ ही साथ नया भाग 4 को जोड़ा गया।
जिसके अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनमें भी कटौती की गई। फिर विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल से 6 साल किया गया इसी संशोधन के तहत। फिर जो केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति भी इसी संशोधन में ये की गई, ऐड की गई। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रावधान किए गए, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1976 में। राइट, तो इस तरह से ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद कौन धारण कर रहा है? 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। उर्जित पटेल, टीवी सोमनाथ, निर्मला सीतारमण, शक्तिकांत दास। तो निर्मला सीतारमण के बारे में आई थिंक आप सब जानते होंगे, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात की जाए उर्जित पटेल की, तो उर्जित पटेल भी क्या है, इनके बारे में भी आप सभी जानते हैं कि ये 24th गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक के। नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो नोटबंदी हुई थी 2016 में, आई थिंक नवंबर में हुई थी या दिसंबर में, नवंबर में हुई थी ये। तो उस टाइम उर्जित पटेल ही जो है गवर्नर थे यहाँ इसके। ठीक है, तो ये कब बने थे? ये सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक ये जो है 24वें गवर्नर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। राइट, अगर बात की जाए टीवी सोमनाथ की जी की, तो ये जो हैं ये आईएएस कैडर तमिलनाडु के जो हैं ऑफिसर हैं, तमिलनाडु कैडर के ऑफिसर हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटली ये जो है फाइनेंस सेक्रेटरी है इंडिया के। ठीक है, और साथ ही साथ ये वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। प्रेजेंटली क्या है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथ जी। निर्मला सीतारमण के बारे में आप जानते हैं, शक्तिकांत दास जी, ये राइट आंसर है। ये हैं हमारे वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक है, और ये कौन से नंबर के हैं? ये है 25th। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैरालंपिक 2020 किस देश में आयोजित किया गया? पैरालंपिक ओलंपिक दोनों समर जो हैं ये दोनों ही टोक्यो जापान में आयोजित की गई। ये जो पैरालंपिक है ये अगस्त से सितंबर के बीच में चले थे। और इसका जो मोटो है, मोटो से कई बार प्रश्न आ जाता है कि पैरालंपिक या समर ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था? तो ये था यूनाइटेड बाय मोशंस। ठीक है, तो इससे इसके बाद जो 2024 में होने हैं वो होंगे पेरिस में। ये भी प्रश्न कई बार पुट किया जाता है कि अगले पैरालंपिक या ओलंपिक कहाँ पे होंगे? वो होंगे पेरिस में 2024 में। तो इसमें चाइना नंबर 1 रहा था 207 पदकों के साथ। इन्होंने 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज जीते थे। इंडिया 23 पे रहा था, 23 रैंक पे था। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 19 पदक इंडिया ने इसमें जीते थे पैरालंपिक में। ठीक है, फर्स्ट पे चाइना था 207 के साथ। सेकंड में ग्रेट ब्रिटेन 124 और थर्ड में था यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, तो 104 पदकों के साथ। तो राइट आंसर है इसका टोक्यो जापान। जापान यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति कौन चुना गया? 4 हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। कमला हैरिस, बराक ओबामा, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पर आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए इनका कि कौन से कितने नंबर का राष्ट्रपति है। अब आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप भी रहे हैं, जो बाइडन भी, बराक ओबामा भी। तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि 46th नंबर पे पता नहीं कौन होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बाइडन है ये 46th प्रेसिडेंट है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। इससे पहले जो ये बराक ओबामा के समय में, जब बराक ओबामा जी प्रेसिडेंट थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, उस समय ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं जो बाइडन। कौन सी पार्टी के हैं ये? डेमोक्रेटिक पार्टी। यहाँ से कई बार प्रश्न पुट कर लिए जाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए ऑप्शन ए की, कमला हैरिस की, तो कमला हैरिस जो है करंट या फिर जो 49th वाइस प्रेसिडेंट है ये यूएसए की। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट ये क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। कौन से नंबर की? 49th। कोई पता नहीं, अगली बार वाइस प्रेसिडेंट पे पुट कर दिया जाए और उसमें रैंकिंग दे दी जाए तो फिर पता नहीं चलेगा कि कौन है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये पहली
महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। और जो यूएस हिस्ट्री की हाईएस्ट रैंकिंग फीमेल ऑफिसर है, ये हाईएस्ट रैंकिंग फीमेल ऑफिसर हैं कमला हैरिस जी, ठीक है। ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखती है। और अगले जो है हमारे पास बराक ओबामा जी, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं और ये 44th 44वें प्रेसिडेंट रहे हैं और लगातार 2 टेन्योर इन्होंने किए हैं, 2009 से 2007 तक ये रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप जी, तो ये 45वें प्रेसिडेंट रहे हैं और ये थे रिपब्लिकन पार्टी के, 2017 से जनवरी 2021 तक रहे हैं ये। 44th कौन थे? बराक ओबामा। 45th डोनाल्ड ट्रंप। 46th अभी कौन से हैं? जो बाइडन, ठीक है। और कमला हैरिस अभी क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है 49th नंबर के। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है कि जो रेणुका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। ये लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है, प्राकृतिक, ठीक है। और इसकी जो आकृति है वो सोई हुई स्त्री जैसी है, जैसे कोई लेडी सोई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रेणुका जी हैं ये भगवान परशुराम की माता जी हैं, ठीक है, रेणुका। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिवालसर। तो रिवालसर मंडी से 24 किलोमीटर सरकाघाट की साइड को सड़क जाती है, उसमें है, ठीक है। तो जो रिवालसर है यहाँ पर बौद्ध लोग जो है इसे क्या कहते हैं? रिवालसर झील को बौद्ध लोग इसे कहते हैं पद्माचन, ठीक है। और ख़ास बात यहाँ पर जो प्रश्न पूछा कई बार पुट होता है, छेत्सु मेले से लेकर जो है अक्सर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर छेत्सु मेला लगता है। साथ ही साथ ये जो है हिंदू, सिख और बौद्ध, ये तीनों धर्मों का बौद्ध स्थल है। वहाँ पर आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, बौद्धों का भी मिलेगा और हिंदुओं का मंदिर भी मिलेगा, राइट। और इस झील को, जो रिवालसर झील है, इसमें तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है खजियार। तो खजियार के बारे में कौन नहीं जानता, ये चंबा की फेमस झील है। और सबसे बड़ी बात है, इसे जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग आधा किलोमीटर लंबी है और 1951 मीटर की हाइट पर ये स्थित है। तो इसे जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम जो है 1952 में 7 जुलाई 1952 में पी ब्लेजर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास भृगु झील है। तो भृगु झील में आपको बता दूं, जो हमारी ब्यास नदी है, अगर मैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ करूं, तो ब्यास नदी जो है, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास है ब्यास कुंड, ये दशहर और ये भृगु। जब ये तीनों झीलों का पानी यहाँ पर आकर मिलता है, उसके बाद इन तीनों झीलों के पानी से बनती है हमारी ब्यास रिवर, ठीक है। ये है हमारी ब्यास कुंड, ये दशहर झील और ये है भृगु झील। तो ये रोहतांग पास के पास ही है, उसके पास ही है भृगु झील, ठीक है। और ये जो है महर्षि भृगु के नाम पर इसका नाम रखा गया है। लगभग 4300 मीटर इसकी ऊंचाई एलिवेशन पर ये स्थित है भृगु झील, ठीक है। कहाँ पर है ये? कुल्लू में। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। नेक्स्ट हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये जो जनगणना वाले सवाल होते हैं, ये अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो जनगणना का हमें अच्छे से इसे पढ़ के जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा साक्षरता आपको पता है हमीरपुर में है 89.01%, और सबसे कम साक्षर जो जिला है हमारे पास वो है चंबा 73.19%। अगर पुरुषों की बात की जाए तो उसमें भी सबसे ज़्यादा साक्षर पुरुष हमीरपुर में है 95.28% के साथ, और सबसे कम की अगर बात की जाए तो वो भी चंबा में ही है। सबसे कम साक्षर पुरुष चंबा में है 84.19%। कुल मिला के बात यह है कि अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो हमीरपुर होगा, सबसे कम की बात की जाए तो वो चंबा होगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो या ओवरऑल हो, ठीक है। तो महिलाओं में भी हमीरपुर सबसे ज़्यादा 44% और चंबा जो है सबसे कम 62.14%। सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है चंबा में है। तो राइट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी, चंबा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है, रोहतांग के बारे में कोई कौन नहीं जानता। आजकल तो खैर अटल टनल बन गया, लेकिन अटल टनल जब तक नहीं था
तो अगर हमने कुल्लू से लाहौल स्पीति जाना हो तो हम रोहतांग पास से होके जाया करते थे, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा ये इसकी जो हाइट है ये है 3,978 मीटर पे, ठीक है। तो लाहौल स्पीति घाटी और रोहतांग दर्रा, ये कुल्लू घाटी कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को रोहतांग दर्रा जोड़ता है आपस में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एंटोनियो गुटेरेस, बान की मून, कर्ट वाल्डहाइम एंड कोफी अन्नान। तो मैं आपको बता दूं कि ये चारों के चारों ही जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रह चुके हैं। इनमें से एंटोनियो गुटेरेस जो है ये प्रेजेंट में अभी एट प्रेजेंट ये इसके महासचिव हैं। तो अगर एंटोनियो गुतेरेस की बात की जाए तो ये बेसिकली पुर्तगाल से हैं और 1995 से 2000 तक जो है ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और एट प्रेजेंट ये 9वें महासचिव हैं, 9th, ठीक है। 2017 से एट प्रेजेंट तक ये अभी तक हैं। और नेक्स्ट वैसे जो मैं आपको बता दूं, ये महासचिव का संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल है ये 5 साल तक होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है एक ही बार रहेंगे, इसको 2 बार भी हो सकते हैं, 3 बार भी हो सकते हैं। और इसमें से मैक्सिमम का कार्यकाल 2 बार रहा है या 2 बार से अधिक होने की कोशिश की, लेकिन अक्सर चाइना ने जो है वीटो पावर का यूज़ करके उसे नहीं बनने दिया तीसरी बार, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो बान की मून ये 8वें महासचिव रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के और ये बेसिकली दक्षिण कोरिया से हैं। इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं अपने। नेक्स्ट है हमारे पास कर्ट वालहाइम। तो कर्ट वालहाइम जो है ये 4th महासचिव थे और ये बेसिकली ऑस्ट्रिया से हैं। और यहाँ पर चाइना ने इनके तीसरे कार्यकाल के लिए विटो लगाई थी कि ये इन्हें तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ पाए थे इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोफी अन्नान की बात की जाए तो ये 7th महासचिव रहे हैं और ये बेसिकली घाना से हैं। इन्होंने भी अपने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, मतलब 10 साल, ठीक है। 1996 से लेके 2006 तक ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के क्या रहे हैं, महासचिव रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के, ठीक है। तो एंटोनियो गुटेरेस ये राइट आंसर है और ये 9th नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है भारत में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं जो जिम कॉर्बेट है ये सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और उस टाइम इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, उस टाइम इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। और ये है उत्तराखंड के नैनीताल में। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, आपको पता है 1973 में वो जो है लॉन्च हुआ था, तो वो यहीं से हुआ था जिम कॉर्बेट से ही। और जो जिम कॉर्बेट की अगर बात की जाए तो ये लगभग 520 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर बात की जाए ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए है मेलघाट। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है ये अमरावती महाराष्ट्र में है, ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे, राइट। और ये जो है इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1974 में और इसका क्षेत्रफल है 1677 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन बी पेरियार। तो पेरियार के बारे में भी आई थिंक आप सब जानते होंगे, ये केरल से है। पीछे जैसे जब फ्लड आया था केरल में, बहुत हैवी, बहुत नुकसान हुआ था उसमें, तो उस टाइम पेरियार नेशनल पार्क भी न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये इडुक्की केरला में है और ये जो है बेसिकली एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व है और इसका क्षेत्रफल 925 स्क्वायर किलोमीटर ये इसमें ये फैला हुआ है। और दुधवा नेशनल पार्क के बारे में भी आई थिंक आप सब जानते होंगे, ये यूपी में है। लखीमपुर खेरी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, क्यों था मैं बताना नहीं चाहूँगा। तो लखीमपुरी ये जो है लखीमपुर खेरी जो है डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, वहाँ पर है ये। तो इसका अगर हिस्ट्री देखें तो 1958 में ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। उसके बाद 1977 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया और 1987 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया और लगभग 490.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है जो हमारा दुधवा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस हिस्से को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। रिसेंटली आई थिंक जो नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें भी आर्टिकल 32 से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। आई थिंक रिट से रिलेटेड कुछ प्रश्न था।
तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, अनुच्छेद 14 की बात करें, तो आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद ये 14 जो है हमें कानून के समक्ष जो है समानता, जो हमारा मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार है, वो हमें प्रदान करता है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 32 में जो है, जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी जो है आर्टिकल 32 पे दी गई है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका अगर कहीं हनन होता है, तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 टाइप की रिट्स जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ये है आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक जो हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनके हितों को संरक्षित किया गया है। जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 52। इसके बारे में भी हमने पहले बात की है। तो आर्टिकल 52 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की जा रही है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 9वीं, 11वीं, 6वीं। अगर आपको पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न अक्सर पूछे जाते थे, कौन सी पंचवर्षीय योजना है, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते थे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नाइन्थ, तो नाइन्थ जो पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002 के बीच में थी। नेक्स्ट है हमारे पास 11th। तो 11th जो पंचवर्षीय योजना है ये 2007 से 2012 तक थी। और नेक्स्ट हमारे पास 6th है। तो 6th पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 1985 के बीच में थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी 2012 से 2017 के बीच में। उसके बाद नीति आयोग आया। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना को, या ये जो योजना आयोग है, इसको ख़त्म कर दिया और उसकी जगह ले ली नीति आयोग ने। उसके बाद इन्होंने 3 ईयर प्लान इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर 12वीं थी कब से? 2012 से 17 तक। ठीक है, 17 से हमारा 3 ईयर प्लान हुआ, तो ये आ गया सपोज 17 से 20, ये आएगी हमारी 13th। और उसके बाद 20 के बाद कौन सी आ जाएगी? 14th। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंटली कौन सी है? 14th है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष वही होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, और एट प्रेजेंट भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर ऑप्शन ए की बात करें कि अमिताभ कांत जी फिर कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि अमिताभ कांत जी जो हैं वो सेकंड और एट प्रेजेंट करंट सीईओ हैं नीति आयोग के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के एट प्रेजेंट। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन बी की राजीव कुमार की, तो राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के एट प्रेजेंट। राइट। किरण रिजिजू की बात करें तो इनके बारे में आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि ये बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं, आंध्र प्रदेश से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, और करंट में एट प्रेजेंट जो है ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमने सारे ऑप्शन की बात कर ली। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया तो यहाँ से अक्सर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड। गुप्त साम्राज्य के बारे में इन डिटेल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बेसिकली जो गुप्त वंश है गुप्त वंश की जो संस्थापक हैं वो श्री गुप्त हैं, 275 से 300 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। 319 से 330 तक का जो इनका कार्यकाल था। ठीक है, अगर बेसिक सी बात की जाए तो जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का,
तो ये पहले थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की। फिर इन्होंने अपना राजपाट जो है समुद्रगुप्त को दे दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद आए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन्होंने अपना सारा उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को चुना और उसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त ने संन्यास धारण कर लिया। तो अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए तो इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि थे वो थे हरिशेन, और हरिशेन से भी बहुत प्रश्न पूछे जाता है कि इलाहाबाद में जो स्थित प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की है, वो की है हरिशेन ने। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे, ये थे समुद्रगुप्त के। इसके बाद अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त जो है इन्होंने उत्तर भारत के जो है 9 शासकों को पराजित किया था। साथ ही साथ जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, और किसने कहा था इन्हें भारत का नेपोलियन? इन्हें कहा था विंसेंट स्मिथ। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि चंद्रगुप्त के बाद, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त प्रथम के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मैं आपको बता दूं चीनी यात्री जो फायान था वो भारत कब आया है, वो आए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि चीनी यात्री फायान भारत कब आए, उस टाइम कौन थे, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो इनके 9 रत्न थे उसमें कालिदास जी, धन्वंतरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट थे और यहाँ से अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बने कुमारगुप्त। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और इस विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। तो इन शॉर्ट में आपको अगर इसका राइट आंसर बताने लगूँ तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक थे इसके गुप्त साम्राज्य के। तो यहाँ से अक्सर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इनके टाइम में जैसे अजंता की गुफाएं हैं वो गुप्त काल में बनी। फिर जो गुप्त काल है इसे संस्कृत साहित्य का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके टाइम में विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की, पंचतंत्र की, फिर कालिदास जी थे, इन्होंने कुमार संभव, रघुवंशम महाकाव्य, फिर अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, इस तरह की बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। फिर विशाखा दत्त जी हो गए, विशाखा दत्त जी ने मुद्रा राक्षस लिखा, भास ने स्वपनवास दत्तम लिखा, चारुदत्तम लिखा, फिर अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। तो इस तरह से बहुत इनके टाइम में जो है साहित्य का जो है ये स्वर्ण काल रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि सन 2020 में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल किस खेल में जीता? तो ये आपको पता ही है, सभी को पता है, आजकल नीरज चोपड़ा जी को कौन नहीं जानता। तो इन्होंने ये, इसका राइट आंसर होगा भाला फेंक। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि समर ओलंपिक 2020 टोक्यो जापान में खेले गए थे। जुलाई अगस्त में जो है ये हमारे ओलंपिक खेले गए, पैरालंपिक हमारे अगस्त सितंबर में खेले गए। राइट, इसमें अगर ओलंपिक की बात की जाए तो इंडिया की रैंक 48 थी और पैरालंपिक में 23 थी। तो ओलंपिक में 48 के साथ जो है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल पदक जो है भारत ने जीते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है किस तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर समान पड़ता है? तो ये इसका राइट आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारे पास पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो ये करता है अवतल लेंस की तरह, ये हमें दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन सामग्रियों की आयु निर्धारित करने में किया जाता है जो कभी जीवित थी? तो इसका राइट आंसर है कार्बन 14, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है अरस्तु। तो अरस्तु की अगर बात की जाए तो अरस्तु जो है ग्रीक दर्शन शास्त्र हैं। ठीक है, ग्रीक दर्शन शास्त्र थे। ऑप्शन ए की अगर बात की जाए सुकरात, तो ये भी महान ग्रीक फिलोसफर कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ग्रेट ग्रीक फिलोसफर।
तो अगर इनके बारे में थोड़ा सा अगर जाने तो ये सूफियों की तरह साधारण शिक्षा और मानव सदाचार पर जोर देते थे सुकरात जी, ठीक है। और बिरबल साहनी की बात की जाए तो बिरबल साहनी एक इंडियन पैलियोबोटनिस्ट हैं, जिन्होंने क्या किया कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके फॉसिल्स की क्या की स्टडी की, ठीक है, बिरबल साहनी जी ने। और ऑप्शन डी की बात की जाए जेसी बोस, तो जेसी बोस का पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। ये भी एक क्या थे, बायोलॉजिस्ट थे, बोटेनिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, एंड साथ ही साथ ये जो है साइंस फिक्शन के क्या थे, अर्ली राइटर थे, ठीक है। इन्होंने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है उसकी नींव रखी थी जेसी बॉस ने, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।